दोस्तों, आज का टॉपिक रीट 2025 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण और अलग से नया टॉपिक जो जोड़ा गया है उस पर हम चर्चा करने वाले यानी पूरे बायोडाटा पूरे जानकारी के साथ इस पर चर्चा करेंगे। टॉपिक बहुत ही अगर हम बात करें तो आप सामाजिक जीवन से कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जुड़े हुए तो समाज में इन चीज़ों का अक्सर हम प्रयोग करते हैं, लेकिन ये टॉपिक नए अगर सिलेबस की बात करें तो नया टॉपिक जोड़ा हुआ है। जेंडर बोध जेंडर बोध जेंडर अवेयरनेस, इस शब्द पर हम चर्चा करेंगे। समाज में किस प्रकार से भूमिकाएं क्या है, परिभाषाएं क्या है महत्वपूर्ण जो दी है, या फिर हम कहें कि जेंडरीकरण कहते किसे, जहाँ से प्रश्न आने के संभावनाएं हैं वहां से हम प्रश्न यानी इसको जो टॉपिक है उस पर चर्चा करने वाले। दूसरी खास बात अपने लिए है कि ये टॉपिक मिलना बहुत मुश्किल था। अलग अलग यूनिवर्सिटी बोर्ड की किताबों वगैरह से ढूंढ के आपके लिए जो मुख्य बातें थी उसको लेकर आपके समक्ष हैं। काफी ज्यादा मेहनत की हुई है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर जोड़ने का प्रयास करें। टॉपिक देर का जेंडर बोध, नया टॉपिक जोड़ा है। तो एक सामान्य तो एक चीज हम देखते हैं कि जेंडर शब्द का जब प्रयोग होता है तो हम लिंग और जेंडर दो शब्द के माध्यम से प्रयोग करते हैं। एक शब्द तो हम क्या लेते हैं इसमें से, एक शब्द हम लेते हैं तो हमने सामान्यतः प्रयोग में लेते हैं, वो शब्द है लिंग। एक शब्द अगर हम बात करें तो इसमें हम शब्द लेते हैं जेंडर। GENDR जेंडर, हम जेंडर पे पढ़ने वाले, लेकिन सवाल ये बनता है कि लिंग शब्द की भी बात आती है। अक्सर हम हिंदी में या संस्कृत में एक शब्द पढ़ते हैं, या मैं हिंदी की परिभाषा की बात करूं तो हिंदी व्याकरण में हम प्रयोग करते हैं संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का होने का बोध स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है, यानी संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। ये चीज हमने पढ़ी थी। दूसरी बात हम अगर करें तो हिंदी में, और अगर हम बात करें संस्कृत में, तो हिंदी और संस्कृत में जो लिंग शब्द है उसका उल्लेख जरूर मिलता है हमें, ठीक है। लेकिन मैं सामान्य अगर अर्थ निकालूं इसका लिंग का, तो इसका अर्थ हम ये ले सकते हैं, इसका सामान्य भाषा में अर्थ ले सकते हैं, इसका अर्थ होता है प्रतीक। इसका अर्थ होता है प्रतीक, इसका अर्थ होता है जैसे हम बोध, इसका अर्थ ले सकते हैं पहचान या बोध, ये इसका अर्थ ले सकते हैं। लेकिन जब अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं तो अंग्रेजी भाषा में दो शब्द मिलते हैं, ये जो दोनों शब्द हैं वो इंग्लिश में आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर हम बात करें तो जेंडर एक समाज द्वारा एक संस्कृति द्वारा दिया गया नाम है। हम सामान्यतः क्या कहते हैं, मान लो कि एक लड़की है तो लड़की की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, एक लड़का है तो लड़के की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, समाज में ये शब्द जरूर देखते हैं। लड़की है तो ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी, लड़की है तो देर तक घर से बाहर घूमने नहीं जाएगी या अपने दोस्तों के साथ देर तक नहीं खेलेगी, लड़का है तो लड़का देर तक घर आ सकता है। इस प्रकार की हमारी विचारधारा है। लड़की है तो लड़कियों में गुण किस प्रकार के होने चाहिए, लड़कों में गुण किस प्रकार के होने चाहिए। समाज जन्म से इन प्रकार की चीजों को क्या कर देता है, एक एक रूल्स में एक नियमों में बांध देता है कि इस प्रकार के सिस्टम को आपको फॉलो करना है। तो एक लिंग के आधार पर अगर हम बात करें तो लड़की लड़के का जन्म होता है, उसके बाद में जो रूप दिया जाता है वो हम किस रूप में जानते हैं, वही एक प्रकार का जेंडर होता है। अंग्रेजी में याद रखना, एक तो लिंग शब्द का प्रयोग होता है जिसको हम कह सकते हैं सेक्स, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं जेंडर। यानी सेक्स और जेंडर दो चीजों का प्रयोग किसमें मिलता है आपको, अंग्रेजी में मिलता है। दोनों शब्दों की अगर अलग अलग भाषा की बात करें तो मैं यहां से ले सकता हूं कि जो जेंडर होता है, जो लिंग होता है, उसकी अगर हम बात करें तो ये एक प्राकृतिक, ये एक प्राकृतिक लिंग होता है जिसको हम कह सकते हैं कि जैविकीय विशेषता है एक प्रकार के। ये किस में आता है, प्राकृतिक या जैविकीय शब्दावली एक प्रकार से, यानी लड़की या लड़का होना एक प्रकार से जैविकीय शब्दावली में शामिल है, ठीक है।
अब ये हम एक चीज कहते हैं कि चलो लड़की होना लड़के होना ये अगर हम साइंस की बात करें तो गुणसूत्रों की बात करें तो इसमें एक चीज आती है कि लड़के का जन्म एक्स वाई गुणसूत्र से होता है और लड़की का जन्म एक्स एक्स गुणसूत्र से होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की क्या है, जैविक शब्दावली। और विश्व की अगर हम बात करें तो नर और मादा के रूप में हमने इसको पूरे मानव की प्रजातियों को क्या कर रखा है, बांट रखा है। और हिंदी के हिसाब से बात करें तो लिंग में हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर बांट रखा है। लेकिन अंग्रेजी भाषा की बात करें तो सेक्स और जेंडर दो शब्द होते हैं। अगर मैं बात करूं तो जेंडर होता है उसकी अगर हम बात करें, क्योंकि ये प्राकृतिक है तो ये किस प्रकार की शब्दावली होगी, ये सामाजिक, ये सामाजिक लिंग होता है। या मैं इसको कह सकता हूं कि ये सामाजिक भेदभाव है। ये एक प्रकार का क्या है, सामाजिक भेदभाव होता है। दूसरी भाषा में यहां से मैं और चर्चा करूं तो यहां से आपको पॉइंट ये नोट करना है कि जैसे जेंडर अवेयरनेस की बात करें तो भारतीय संविधान में लिंग की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में थोड़ी सी शब्दावली जरूर है। एक तो याद रखना आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 में कहता है कि सभी को समान रूप से अधिकार, यानी हम कहें कि स्त्री है, पुरुष है, बालक है, जो भी है, जिस भी आधार पर प्रत्येक भारतीय नागरिक को समानता की बात है। एक अनुच्छेद हम पढ़ते हैं 15। 15 में हम चीज कहते हैं कि लिंग शब्द का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया अनुच्छेद 15 में, कि राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो मैं कहूं कि इस शब्द का प्रयोग कहां मिल रहा है अपने आधार पे, अनुच्छेद 15 में। मैं सारी बायोडाटा की जेंडर गैप के आधार की बात करें उसके आधार पर, यानी लिंगानुपात के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसकी भी चर्चा इसमें रहने वाली है। और विश्व स्तर की मैं बात करूं तो जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर जो गैप रिपोर्ट है उसकी भी हम बात करेंगे। सारे मुद्दे जो इससे जुड़े हुए हैं उन सारे मुद्दों पर सारी डिटेल्स हम बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 16 की मैं बात करूं तो यही बातें लिखी हुई है कि राज्य नौकरियों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जब हम बात करते हैं किसकी, जब हमारी बात आती है अनुच्छेद 39 की, अनुच्छेद 39 की जब बात करते हैं तो अनुच्छेद 39 से नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित बात है। ये बातें 14, 15, 16 मूल अधिकारों में। अनुच्छेद 39 कहता है कि स्त्री और पुरुषों को समान रूप से आजीविका का अधिकार है, यानी कोई भेदभाव नहीं करने की बात की गई है। 39 से चौथा भाग इसका पार्ट 4 जो दे रखा है उसमें क्या है कि समान काम के लिए समान मजदूरी, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष हो, काम अगर समान है तो उसको मजदूरी भी क्या मिलनी चाहिए। यानी जेंडर आधार पर अगर हम बात करें तो इसमें विभेद की बात नहीं की गई है, काम की आजीविका की इसमें विभेद की बात नहीं की गई है। और साफ साफ इसी में अनुच्छेद ई में लिखा हुआ है, लाइन क्या लिखी हुई है 39 ई में, देखो एक तो याद रखना है 39 ए छोटा, और एक याद रखना है 39 डी। 39 डी में दे रखा है समान काम के लिए समान मजदूरी। 39 ई में क्या दिया हुआ है, स्त्री और पुरुषों की, स्त्री और पुरुष अगर श्रमिक है तो उनकी शक्ति और स्वास्थ्य का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। यानी मैं कहूं संविधान में स्त्री और पुरुषों का भी उल्लेख इसमें किया गया है। तो ये थोड़ी सी भाषा शब्दावली कहां मिलेगी आपको, ये बातें कहां मिलेगी, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मिलेगी। ये सारी बातें कहां मिल रही है, अनुच्छेद में मिल रही है। एक बात तो ये नोट करना, ठीक है। 15 में 14 में तो समानता की बातें हैं सबके लिए, 15 में लिंग के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, 16 में लिंग के आधार पर भेदभाव राज्य नहीं करेगा, इस बात का उल्लेख है। 39 में स्त्री और पुरुषों की बात है, विभेद नहीं किया जाएगा, आजीविका के क्षेत्र की बात है। टी में समानता की बात कर रहा है, इसका मतलब किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होगा। ई में क्या याद रखना है, ई में दे रखा है चाहे तो पुरुष है चाहे स्त्री है, पुरुष और स्त्री इनका अगर श्रमिक है तो इनकी शक्ति और स्वास्थ्य का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान तो हमें कहां मिलेगा, आर्टिकल 39 में मिलेगी। ये बातें कहां मिल रही है, अपने अनुच्छेद 39 में कुछ बातें इसके अकॉर्डिंग मिल रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी और चर्चा की विषय बात, तो एक शब्द निकल के आता है जेंडर शब्द से, जिसको बोलते हैं जेंडरीकरण। यानी सवाल आपके लिए कि जेंडरीकरण क्या होता है, ठीक है।
अब सवाल अपने ये कि जेंडरीकरण होता क्या है। तथ्य को समझना है, बात को समझना है। काम आने वाली चीज ये है कि अगर थोड़ा सा टॉपिक पर ध्यान दोगे तो ये आपके समझने वाला टॉपिक है, रटने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। रटने वाला टॉपिक सिर्फ कुछ डाटा बताऊंगा वही रटना, एक दो बात याद रख लेना है, कुछ रिपोर्ट हैं उनकी बात करनी है। बाकी आपको रटने वाली कोई चीज नहीं, यहां से सिर्फ समझने वाली बातें हैं कि आपको क्या कैसे समझना है। तो मैं शब्द लिख रहा हूं जेंडरीकरण। सवाल अपने लिए ये बनता है कि जेंडरीकरण होता क्या है, किसको बता बोलेंगे हम जेंडरीकरण। ठीक है। अच्छा, समाज में एक चीज तो हमने देखी होगी कि समाज ने क्या कर रखा है, प्रत्येक मानव की जैसे हम बात करें तो सांस्कृतिक और सामाजिक आधार पर जो भेद है उसको हम क्या बोलते हैं, जेंडर बताते हैं। ये चीज हमने बात की थी। अगर मैं जेंडर की बात करूं, यहां से एक बात लिखनी मैंने छोड़ दी थी, वो ये लिखना है आपको, सांस्कृतिक और सामाजिक आधार पर भेद। जेंडर में क्या आता है, सामाजिक, यानी जो मानो कि जो भेद होते हैं उस भेद को जेंडर के माध्यम से बताया जाता है। सांस्कृतिक और सामाजिक आधार पर भेद को जेंडर के माध्यम से हम क्या करते हैं, बताते हैं। अब देखना ही है कि जो जेंडर की परिभाषा है वो परिभाषा एक तो आपको याद रखना समाज के अनुसार बदलती है। यानी बदलती किस प्रकार से, समाज के अनुसार बदलती है। एक याद रखना है कि ये संस्कृति के अनुसार बदलती है। जेंडर की परिभाषा बदलती है, लिंग कभी नहीं बदलता, क्योंकि लिंग एक सार्वभौमिक चीज है। जबकि जेंडर क्या है, समाज, संस्कृति, या मैं स्थान की बात करूं, इनके हिसाब से क्या रहता है, बदलता रहता है, परिवर्तन इसमें होता रहता है। स्थान, समाज, संस्कृति या समय, इनके आधार पर जेंडर परिवर्तित होता रहता है। जेंडर परिवर्तनीय होता है। ठीक है। अब देखो परिवर्तन कैसे, समाज की बात करें, आपने देखा होगा, मैं समाज की बात करूं तो हर समाज में अलग पहनावा होता है, हर समाज में अलग प्रकार की विशेषताएं होती है। ठीक है। हर संस्कृति का अलग वेशभूषा है, उसके आधार पर लड़कियां, जैसे मान लो कि आपने देखा हो कि लड़कियों के रहन सहन, महिलाओं की रहन सहन, पुरुषों के रहन सहन हर समाज में, तो ये समाज और संस्कृति के हिसाब से क्या है, बदल रहा है। स्थान की बात करें, आज भारत की बात करते हैं तो भारत में क्या होता है, मान लो जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो महिलाएं मान लो कि जैसे पुरुषों के बराबर नहीं बैठती। जैसे वही यूरोपीय संस्कृति की अगर हम बात करें, यूरोपीय मान लो कि स्थान की बात करें तो वहां पर समान अधिकार है, कोई मान लो कि किसी भी प्रकार से बराबर बैठने का अधिकार देर का, समाज में देर का परिवर्तन हो रखा है। तो ये जेंडर की चीजें हैं। समय के हिसाब से एक हम प्राचीन समय की बात करते तो महिलाओं की स्थिति क्या थी, शिक्षा में क्या स्थिति थी, लिंगानुपात क्या था। ठीक है। महिलाओं के अधिकार, अवसर, इन चीजों को, और वर्तमान की बात करें तो पहले एक समय था जब शिक्षा नहीं, पढ़ने का अधिकार तक नहीं था। आज वर्तमान में शिक्षा का अधिकार है, सबको समान अधिकार है। ये सारी चीजें क्या रहती है, समय के हिसाब से परिवर्तित होती रहती है, यानी मैं कहूं तो बदलती रहती है। ठीक है। अब देखो सवाल बनता है कि जेंडरीकरण क्या है, तो समाज में समाज में एक चीज तो आपने देखी कि महिला और पुरुष नाम के शब्द जरूर मिलते हैं आपको। ठीक है। और महिला और पुरुषों के बीच जो असमानताएं हैं, जो भेदभाव है, उसके प्रति जो लोगों की, या फिर मैं कहूं कि मनोविज्ञान जो प्रक्रिया होती है सामाजिकरण की, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेंडरीकरण बोलते हैं। समाज में पुरुष और स्त्रियों के समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया
समाज में जैसे मान लो कि लड़की का जन्म हुआ, लड़के का जन्म हुआ, फिर लड़की के जन्म होते ही परिवार के रिएक्ट कैसे करते हैं देखना। लड़की का जन्म होने पर लड़कियों की तरह से विचार, जैसे मान लो कि लड़की के जन्म होते ही मान लो कि जो भी कोई रिश्तेदार वगैरह मिलने आते हैं तो कपड़े वगैरह किस प्रकार के लाते हैं, लड़कियों की तरह के लाते हैं। और बात भी कैसे करते हैं, जैसे परी का जन्म हुआ है, लक्ष्मी का जन्म हुआ है, इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। और लड़के का जन्म होता है तो उसके बाद में कपड़े वगैरह, उनके खिलौने वगैरह उसके अकॉर्डिंग लाते हैं। तो समाज क्या कर देता है इनको, समाज की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया इस प्रकार की हो जाती है। और जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यही मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही जेंडरीकरण कहलाता है। ध्यान, यही क्या कहलाता है, जेंडरीकरण कहलाता है। ठीक है, एक तो ये चीज नोट करना। अच्छा, इसमें क्या होता है, लड़के और लड़कियों की भूमिका क्या है, यानी समाज में आपका अस्तित्व क्या है, भूमिका क्या है। ठीक है, अपनी अहमियत क्या है, अहमियत निर्धारित करने, उनकी भूमिका निर्धारित करने, ठीक है, उनकी जिम्मेदारियां निर्धारित करने। ये जो प्रक्रिया क्रिएट करता है ना हमारा समाज, कि लड़कियों की क्या जिम्मेदारी रहेगी, लड़कों की क्या भूमिका रहेगी समाज में, ठीक है, अहमियत क्या रहेगी आपका इस घर में, समाज में, ये सारी चीजें। अच्छा, जवाबदेहिता क्या रहेगी, विशेष अधिकार क्या रहेंगे, ये सारी चीजें क्या होती है, जेंडरीकरण का भाग होता है। ठीक है, जैसे मैं इसमें लिख दूं, जैसे इसमें समाज में लड़के, समाज में संस्कृति में लड़के लड़कियों की अहमियत, जिम्मेदारी, भूमिका, जवाबदेहिता, या फिर कोई विशेषाधिकार वगैरह है तो विशेषाधिकार समाज उनको प्रदान करता है। ठीक है, अच्छा, समाज में जैसे लड़की है या लड़का है, तो उसकी समाज में, या मैं बात करूं तो अहमियत क्या है सामाजिक जीवन। दूसरी बात है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है समाज की, एक लड़के की क्या जिम्मेदारी है। एक लड़के को जिम्मेदारी है कि जैसे परिवार की रक्षा करना, परिवार के वंश को आगे बढ़ाना, उत्तराधिकार के नियम का पालन करना, पितृसत्ता का हस्तक्षेप करना। ठीक है, ये सारी चीजें जिम्मेदारी। लड़कियों की क्या जिम्मेदारी, परिवार का पालन पोषण करना, बच्चों का पालन पोषण करना, वृद्ध परिवार के सदस्य होते हैं उनको दवाई वगैरह देखभाल करना, ये सारे काम हम समाज ने बांट रखा है इस प्रकार से कि लड़की होगी तो ये काम सीखेगी, लड़की होगी तो घर का काम करना सीखेगी, लड़का होगा तो बाहर का काम, मजदूरी का कार्य किस प्रकार से करना, इन सारी चीजों के प्रति इसमें बातें होती है। ठीक है, भूमिका क्या होगी, जवाबदेहिता क्या होगी। एक मान लो जैसे हमने पहले बात की थी कि लड़कियां जैसे मान लो कि समाज में ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी, लड़की होकर आपने बहुत सारे अपने दादी या फिर परिवार के बुजुर्ग सदस्य से आपने ये देखा होगा, लड़कियों की ऊंची आवाज में बात करती है, ये लाइन बहुत बार सुनने को मिलती है परिवार में। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक समाज की परिभाषा की बात करें तो एक जेंडरीकरण है। ठीक है, एक चीज मैं बात करूं तो जैसे समाज और संस्कृति, समाज और संस्कृति, समाज और संस्कृति लड़के लड़कियों को एक ऐसे ढाल में ढाल देते हैं, धीरे धीरे पुरुष या स्त्री के रूप में पुरुषोचित या स्त्रियोचित विशेषताएं प्रदान कर देते हैं। ठीक है, समाज और संस्कृति क्या करती है, अगर लड़की है और अगर लड़का है तो इनको धीरे धीरे क्या करेंगे, उस रूप में ढाल देता है। लड़की को किस रूप में डाल देता है, तो लड़की है तो उसको स्त्रियोचित, और लड़का है तो उसको पुरुषोचित, इस रूप में डालने का काम करता है। समाज और संस्कृति क्या करती है, आपने देखा होगा, मान लो कि जैसे कहीं कहीं पे बहुत सारी शब्दावली इस प्रकार की, जैसे लड़का है तू तो बहादुर है, तू तमदार है, तू मान लो कि भावुक नहीं है, तू तार्किक है,
तू मान लो कि हर कार्य कर सकता है, तेरे लिए सक्षम है, इस प्रकार की विचारधारा उसके मन में धीरे धीरे समाज क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है, और उसी प्रकार की उससे व्यवहार करवाया जाता है। लड़की है तो लड़कियों में क्या आपके अच्छे गुण होने चाहिए, आपको मान लो कि शालीनता होनी चाहिए, सुशीलता होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी गुण है, विशेषताएं उसमें क्रिएट कर देता है हमारा समाज। और समाज इस प्रकार की विशेषताएं अगर क्रिएट कर देता है तो इसमें हम कह सकते हैं कि उसको पुरुष या स्त्री के रूप में ढाल दिया। जैसे मैं इसमें बात करूं तो इसमें कौन से ये गुण कौन से होते हैं, देखो स्त्रियोचित या मानवोचित वाली बातें कौन सी होती है, इसमें देखो इसमें होता है समाज कौन सी परिस्थितियों में डालता है उसको, समाज की अगर तो जैसे गुण है, व्यवहार के तरीके, मर्यादा है, अधिकार है, यानी आपके गुण कैसे होने चाहिए, किस प्रकार के होने चाहिए, व्यवहार करने का तरीका कैसा होना चाहिए, आपको मर्यादा में रहना चाहिए या मर्यादा से बाहर, आपके अधिकार क्या होने चाहिए, या मैं कहूं कि जिम्मेदारियां, ये सारे क्या है स्त्रियोचित या पुरुषोचित गुण है, तो रूप में एक बालू को धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है समाज उसको एक अलग रूप बड़ा करता है, समाज की एक जेंडर की भूमिका होती है, ये सारी चीजें किस में आती है, जेंडरीकरण। तो मान लो कि लड़कियों के गुण कैसे होने, लड़कों के गुण कैसे होने, लड़कों के गुण जैसे बहादुर है, निर्भीक है, इस प्रकार के होने चाहिए, लड़कियों के गुण जैसे मान लो कि भावात्मक होने चाहिए, सुशील होने चाहिए, बात करने का लहजा, मीठी आवाज, इस प्रकार के, यानी समाज कहता है कि ये चीजें होनी चाहिए, नजरें झुकी होनी चाहिए, लड़के की नजर गर्दन उठी हुई होनी चाहिए, ये समाज कहता है। आपका व्यवहार कैसे करना है, व्यवहार कभी दमना नहीं है, बहादुर की प्रवृत्ति दिखानी है आपको, ये सारा समाज क्रिएट करता है, ठीक है। मर्यादा, मर्यादा में रहना है अपने को, अपने को जिम्मेदारियां, समाज की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, ये सारी चीजें, जिम्मेदारियां क्या, ये सारी चीजें क्या करती है अपने को, एक हम दूसरे तौर पे बात करें तो जेंडरीकरण को ही इसमें परिभाषित किया जाता है, ठीक है। हम ऑल ओवर देखें तो इसमें हम अर्थ ये निकाल सकते हैं कि जो लड़के और लड़कियों में जो अंत, लड़के और लड़कियों में अलग अलग जो ढालने की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया, वही क्या कहलाती है, जेंडरीकरण। यानी लड़के और लड़कियों को अलग अलग सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया में जो ढालने की जो प्रक्रिया है, सामाजिक रूप में जो ढालने की प्रक्रिया है, वही क्या कहलाती है, जेंडरीकरण कहलाती है, ठीक है, यह चीज नोट करना। अब मैं जैसे इसमें बात करें, एक चीज यहां से ये नोट करनी है आपको, कौन सी नोट करनी है, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, बहुत अच्छा और जबरदस्त उदाहरण दे रहा हूं, यहां से समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो अब आ जाएगा, लेकिन यहां से समझने वाले बात आपके लिए बहुत जबरदस्त और महत्वपूर्ण। क्या समझना है आपको, जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, एक परिवार है, एक परिवार है और उस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। जन्म से पहले हमें नहीं पता, आजकल तो टेक्नोलॉजी है कि जन्म से पहले लड़की होगा या लड़का होगा इसका अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन एक समय जब जन्म से पहले, अक्सर ये भी गैर कानूनी है लड़की या लड़के का जन्म का पता लगाना, मान लो कि बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के बाद में हमें पता चला कि वो क्या है, लड़का है, या जन्म के बाद हमें पता चला कि वो क्या है, लड़की है, और जैसे लड़की या लड़के के रूप में जन्म हुआ, आप परिवार की स्थिति को देखकर अंदाजा लगा सकते हो, व्यवहार को देखकर अंदाजा लगा सकते हो, लड़की का जन्म हुआ है, लड़के का जन्म, बस यही जेंडरिक। आपने देखा होगा जब लड़की का जन्म होता है, जब लड़के का जन्म होता है और जब लड़की का जन्म होता है, तो परिवार में क्या अंतर रखे जाते हैं, इसमें अंतर ये रखे जाते हैं कि जैसे लड़की का जन्म होते ही, भारत की मैं बात करूं तो लाल कपड़े पहने जाते हैं, परिवार के सदस्य क्या करेंगे, लाल कपड़े पहनेंगे, ये क्या है, जेंडरीकरण है, ठीक है। अच्छा, लड़के का जन्म होता है तो भारत में कई स्थानों पे आपने देखे होंगे, बहुत से संस्कृति अलग अलग, तो नीले कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है, लड़के का जन्म होने पर। अब यहां से मैं बात करूं, राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान में क्या है, राजस्थान में से लड़की या लड़के का जन्म होता है तो आपको याद होगा कि जैसे जलवा पूजन होता है तो उसमें पोमचा पहना जाता है, राजस्थान में पोमचा संस्कृति की बात है, ध्यान रखना।
लड़के का जन्म होता है तो पोमचे का रंग कैसा होगा, और लड़की का जन्म होता है तो पोमचे का रंग कैसा होगा। लड़के का जन्म होता है तो गुलाबी, सॉरी, पीले रंग का पोमचा पहना जाता है, पीला पोमचा। किसके जन्म में, लड़के के जन्म में। और लड़की का जन्म होता है तो उस पोमचे का रंग कैसा हो जाता है, लाल। अब इससे अंदाज, हमारी संस्कृति, हमारा समाज इससे अंदाज लगा लेता है कि किसका जन्म हुआ है। ठीक है, यहां तक भी ठीक है। लड़कियों के समय, लड़कों का जन्म होता है तो उसमें मिठाइयाँ, आजकल तो लड़कियों के जन्म पे भी बांटते हैं, लेकिन एक समय था जब मिठाइयाँ या फिर थाली बजाने का प्रथा प्रवर्तन, ये अलग अलग मिठाइयों, अलग अलग एक मान लो कि अंदाज हुआ करता था। लेकिन वर्तमान की थोड़े से अब थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है। जेंडर विवाद हमारे भारत में अभी भी है, हम बहुत पिछड़े हुए इस मामले में। ठीक है। अच्छा, जैसे लड़कियों पर जन्म के बाद में कुछ पाबंदियां होती है, और आपने देखा होगा कि चलो लड़की का जन्म हुआ तो रिश्तेदार आते हैं मिलने के लिए, तो रिश्तेदार क्या करते हैं, या तो खिलौने लाएंगे। यहां से शुरू होता है जेंडर विभेद। जेंडर विभेद कहां से शुरू होता है, जन्म के बाद। यानी अब इसमें लाए जाते हैं, आपको याद हो तो, खिलौने। इसमें लाए जाते हैं कपड़े या ड्रेसें। खिलौने, अगर लड़की का जन्म हुआ है तो आपने देखा होगा खिलौने किस प्रकार के लाए जाते हैं। खिलौने लाए जाते हैं जैसे मान लो कि रसोई का जो किचन का सामान है उसका कोई पैकेज ले आएंगे, इस प्रकार के गुड़िया ले आएंगे खेलने के लिए। ठीक है। और लड़के के लिए क्या खिलौने लाएंगे, गाड़ियां लाते हैं उसके लिए, लड़के के लिए गाड़ियां लाएंगे, स्कूटर लाएंगे, कार लाएंगे, थार लाएंगे, इस प्रकार के खिलौने रिश्तेदार वगैरह आते हैं तब लेकर आते हैं। अगर मैं कपड़ों की बात करूं तो लड़कियों के लिए अलग प्रकार के कपड़े लाते हैं और लड़कों के लिए अलग प्रकार के कपड़े लाते हैं। लेकिन एक चीज ना आपने नोटिस की है, किसी परिवार में अगर लड़की को लड़का मान के बड़ा किया जाता है, आपने अक्सर ये देखा होगा कि तू मेरा तो बेटा ही है, बेटी नहीं तो बेटा ही है। इस प्रकार की विचारधारा से अगर किसी लड़की को पाल पोस के परिवार ने बड़ा किया है, तो उस लड़की की भावनाएं देखना, उसके विचार देखना, उसके बात करने का तरीका देखना, उस सारी चीजें उसमें ये एक अलग अंदाज में जीना होता है उसका। यानी बाकी लड़कियों से हटकर, यानी उसमें हमने समाज ने रूप क्या दे दिया, उसका जेंडरीकरण में उसके कौन से भाव बढ़ दिए, उसने पुरुषोचित यानी पुरुष वाले भाव विचार क्रिएट कर दिए। तू लड़ सकता है, तू लड़का ही है मेरे लिए परिवार में, तू काम खेत में कर सकता है, तो वो लड़की खेत में काम भी करती है, हर प्रकार से समस्याओं का समाधान भी करती है, और सशक्तिकरण भी उसमें होता है। ठीक है, ये चीजें आपने तो परिवार क्या करते हैं, समाज क्या करता है, इस प्रकार से भेदभाव करते हैं। अच्छा, फिर शुरू होती है, आपने देखा होगा कि लड़कियों पर पाबंदियां लगाता है समाज। पाबंद किस बात के लिए करता है, पाबंद ये कहता है कि देर रात तक बाहर नहीं रहोगे, अपने हम उम्र लड़कों के साथ खेलोगे नहीं, लड़कों के साथ बात तक नहीं करने देते, खेलना तो दूर की बात, बात नहीं। गली मोहल्ले में, गली मोहल्ले में खेलना बंद। और पढ़ाई की मैं बात करूं तो शिक्षा का स्तर अक्सर लड़कियों में बहुत सारे आज भी समाज में पीछे 5वीं या 8वीं तक पढ़ा के छुड़ा देते हैं कि आगे नहीं पढ़ना आपको। और उनको क्या सिखाया जाता है कि आप, उनको सिखाया जाता है कि आप रसोई का काम करो, खाना बनाओ, ये काम सिखाया जाता है, देखभाल करो, कपड़े धोने, कपड़े सिलाई। ठीक है, बाहर घूमने पर पूर्ण रूप से पाबंदी होती है। ठीक है, घर से अगर बाहर बाजार भी जाना है तो अपने भैया के साथ में या भाई के साथ में भेजा जाता है, अकेले बाजार तक नहीं भेजा जाता। घरेलू परिवार, और ये कहा जाता है कि लड़की घर की रोशनी है, लड़का घर का चिराग है, इस प्रकार के विचारों शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है लड़के के लिए देर तक बाहर, घर से घर पर देर तक आए। बहुत कम परिवार होते हैं जो लड़कों को पाबंद रखते हैं इस मामले में। ठीक है, कोई पाबंद नहीं, हम उम्र के लड़कों के साथ पूरे दिन भर खेल सकते हैं, मम्मी मना तक नहीं करती इसी कंडीशन में, मम्मी डांटती तक नहीं है, ऊंची आवाज में लड़कियों बात नहीं कर सकती, ऊंची आवाज में
बात नहीं करेगी, और लड़के अगर बात करें तो मम्मी कुछ नहीं बोलती है। ये विचारधारा क्या है? ये जेंडर के भेद है, जेंडर के विभेद है। ये चीजें समझनी है आपको, बस यही बातें मुख्य रूप से नोटिस करना है जो एजुकेशन में आपको इन चीजों का सामना करना पड़ता है। समस्याएं क्या है कि वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि खेल सकते हैं, गली मोहल्ले में देर तक खेल सकते हैं। पढ़ाई की बात करें तो लड़कों की बातें की जाती है, तब नाम आता है कि इंजीनियरिंग करवाएंगे, वहां पढ़ाएंगे, यूपीएससी की तैयारी करवाएंगे। और जब लड़कियों की बात आती है तो 5वीं तक पढ़ा दो, 8वीं तक पढ़ा दो, 10वीं तक पढ़ा दो, घर के पास में जहाँ स्कूल है जहां तक पढ़ा सकते हो उस स्कूल में पढ़ा दो, आगे नहीं पढ़ाना है। इसमें ये विचारधारा आपको मिलेगी। रसोई के काम की बात है तो नहीं, बिल्कुल बाहरी काम करवाए जाते हैं, सिखाया जाता है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आप इस आधार पे यानी बाहरी माहौल को उससे जोड़ने का प्रयास किया जाता है। लड़कियों को बाहरी माहौल से दूर किया जाता है। उनको कहा जाता है कि लड़कियां पराए घर जाना है, लड़के को यहीं रहना है, लड़के को उत्तराधिकारी बनना है, लड़के को ये जिम्मेदारी लेनी है। ये सारी लड़कियों की जिम्मेदारी चेंज हो जाती है और लड़कों की जिम्मेदारी यहाँ पर क्या होती है, बदल जाती है, ठीक है। मैं अगर मुख्य रूप से बात करें तो कुछ परिभाषाएं इसमें जरूर आपको याद रखना है। परिभाषाओं की बात आती है तो अपने पॉइंट नोट करना है। यानी जेंडर बोध की कुछ परिभाषाएं कुछ लेखकों ने दिए। सबसे पहले मैं यहां से बात करूं तो याद रखना, यह देखो कमला भसीन की परिभाषा है। कमला भसीन, उन्होंने क्या कहा है? जेंडर सामाजिक व सांस्कृतिक रूप में स्त्री पुरुषों को दी गई परिभाषा है जिसके माध्यम से समाज उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों की सामाजिक भूमिकाओं में विभाजित करता है। यानी एक जेंडर क्या है? तो एक जेंडर सामाजिक व सांस्कृतिक रूप में स्त्री और पुरुषों को दी गई परिभाषा है। जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक यानी समाज द्वारा और संस्कृति द्वारा क्रिएट की गई शब्द है, ये भसीन कहना चाहती है, ठीक है। जिसके माध्यम से समाज उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों की सामाजिक भूमिका, स्त्री की समाज में भूमिका क्या रहेगी और पुरुष की समाज की भूमिका क्या रहेगी, विभाजित करता है। ये समाज की सच्चाई को मापने का एक विश्लेषणात्मक औजार है। समाज में सच्चाई क्या चल रहा है इस बात को मापने का एक औजार किसने बताया? कमला भसीन, ठीक है। एक शब्द आपको याद रखना है, और शब्द आपको याद रखना है किसके बारे में? तो शब्द के बारे में थोड़ी सी मैं हल्की सी चर्चा करूं तो एक व्यक्ति थे, एक राइटर थे, एक अच्छे व्यक्ति यानी फ्रांसीसी दार्शनिक थे, सिमोन दे बाउवार नाम के व्यक्ति। सिमोन दे बाउवार ने एक कथन कहा था कि स्त्री 1949 का कथन है उनके विचारों का कि स्त्रियां पैदा नहीं होती, स्त्रियां बनाई जाती है। यानी समाज बनाता है स्त्री को, समाज बनाता है पुरुष को। हम लिंग की बात करें तो लड़की या लड़के का जन्म होना, ठीक है, कोई बात नहीं, एक जैविक अंतर है। लेकिन उसके बाद में उसको पुरुष बनाना या महिला बनाना या स्त्री बनाना, ये क्या करता है? समाज काम करता है, ठीक है। एन ओखले की बात करें, ये विचारक है एन ओखले। ये क्या कहते हैं? ओखले कहते हैं कि जेंडर का संबंध संस्कृति से है। इसका तात्पर्य पुरुषों व महिलाओं का पुरुषोचित और स्त्रियोचित वर्ग में सामाजिक विभाजन है। यानी जेंडर का संबंध संस्कृति से, इनका संबंध पुरुषों और महिलाओं के पुरुषोचित, पुरुषों में कौन से गुण आएंगे? विकसित रूप होने के बाद में पुरुषों वाले गुण आएंगे और महिलाओं में स्त्रियों वाले गुण आएंगे, ठीक है। वर्ग में सामाजिक विभाजन है, समाज का किया हुआ एक प्रकार का विभाजन है। किसने कहा? ओखले ने ये परिभाषा में कहा। ओखले क्या कहते हैं? ओखले कहते हैं कि लिंग यानी सेक्स का तात्पर्य पुरुषों तथा स्त्रियों के जैविक विभाजन से, यानी जैसे किसी का नर और मादा के तौर पे हम बात करते हैं तो उस प्रकार से विभाजन होता है, उसी प्रकार से ओखले कहते हैं कि सेक्स यानी लिंग का तात्पर्य पुरुषों और स्त्रियों के जैविक विभाजन से। यानी जैविक विभाजन जन्म इस रूप में होता है कि महिला या पुरुष, ठीक है। अर्थात हम एक चीज कह सकते हैं, संसार के सभी जैविकीय प्राणियों को जैविक के आधार पर दो वर्गों में नर और मादा में बांटा गया है। यानी नर और मादा में आपने ये देखा, हर जीव जंतु भी इसी नर मादा के आधार पर मिलेंगे, पशु पक्षी भी मिलेंगे, मनुष्य भी मिलेंगे। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो हिंदी की बात करें तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी जो भी जाति प्रजाति जीव जंतु जो भी सारी चीजें उसको हमने दो लिंग में बांट रखा है, ठीक है। तो ये चीजें इनकी परिभाषा के अकॉर्डिंग आपको नोट करनी है, ठीक है। अर्थात इन दोनों परिभाषाओं से एक चीज अड़क निकल कर आता है कि जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है जिसका संबंध पुरुष व स्त्री के बीच
मानवीकृत, सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर है। यानी जेंडर एक ओल और निकलना है तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, अगर ऊपरी लेवल का सवाल आया तो जेंडर है तो सामाजिक भेदभाव है बस। और साथ में जोड़े सांस्कृतिक भी है ये, ठीक है, जिसका संबंध पुरुष व स्त्री के बीच मानवीकृत है, एक मानव के द्वारा तैयार किया हुआ सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर है, ये मानव के द्वारा ये अंतर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। समाज में पुरुषों और महिलाओं के कार्यों व व्यवहारों को परिभाषित करता है। ये जेंडर क्या करता है, पुरुष क्या काम करेंगे, महिलाएं क्या काम करेगी, कैसा व्यवहार करेगी। आपने देखा महिलाओं को कौन से गुण बताए जाते हैं, पुरुषों को कौन से गुण बताए जाते हैं, इस बात की ओर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने लिए बात आती है कुछ शब्दावली के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जेंडर की भूमिका क्या होती है, यानी एक जो जेंडर होता है उसमें जेंडर भूमिकाएं क्या है, इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बात करूं जेंडर भूमिकाएं। एक मान लो कि स्त्री की क्या भूमिका होती है, एक पुरुष की क्या भूमिका होती है, ये बातें इसके अकॉर्डिंग आपको नोट करनी, ठीक है। अच्छा, पुरुषों की जो भूमिका होती है वो आर्थिक गतिविधियों में इंक्लूड होती है, जबकि महिलाओं की नहीं होती। पुरुष भी वही काम करे और महिला वही काम करे तो पुरुष के लिए इसके लिए आर्थिक गतिविधियों में शामिल किया जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि जो SNA यानी सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट अगर हम बात करें तो उसमें इसका राष्ट्रीय लेखा प्रणाली जिसका अर्थ होता है उसमें पुरुषों के जो किए गए कार्य होते हैं उसको ऐड किया जाता है, आर्थिक गतिविधियों में इनको जोड़ा जाता है, इनकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। जबकि महिलाओं द्वारा किए गए कार्य वो आर्थिक गतिविधियों में एक तो शामिल नहीं होता है, आर्थिक की गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाता है। महिलाओं के पुरुषों के काम में जो भी है उनको शामिल किया जाता है। महिलाओं का काम क्या है, घरेलू कार्य करना, देखभाल करना, ठीक है, बच्चों से संबंधित कार्य, बच्चों को पालन पोषण, स्कूल भेजना, ये कार्य इसमें होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें एक चीज नीट करना है, पुरुषों की भूमिकाएं, पुरुषों की भूमिकाएं आर्थिक गतिविधियों में शामिल होती है। और कौन सी आर्थिक गतिविधियों की अगर हम बात करें तो इसमें याद रखना है राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में इनको शामिल किया जाता है। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट को बोलते हैं सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, यानी अर्थ राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में, यानी इनका रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे मान लो कि देश की जीडीपी है इसमें शामिल करते हैं, इसको आर्थिक रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। जबकि यही मैं बात करूं तो महिलाओं को शामिल नहीं करते, महिलाओं की भूमिकाओं को। और महिलाएं की भूमिकाएं होती क्या है, महिलाओं की भूमिकाएं क्या होती है, जैसे परिवार में देखभाल करना, परिवार में देखभाल करना, खाना बनाना, भोजन बनाना, पालन पोषण करना, ठीक है, देखभाल व पालन पोषण से संबंधित हो जाए, पालन पोषण। इससे संबंधित होती है, ठीक है। जिससे खाना पकाना है, साफ सफाई करना है, बच्चों वृद्धों की देखभाल करना है, इस प्रकार के कार्य किसके होते हैं, महिलाओं के होते हैं। घर में खाना मान लो कि झाड़ू पोंछा करना, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों की देखभाल करना, स्वास्थ्य देखभाल, घर में बुजुर्ग व्यक्तियों की देखभाल करना,
ये इस प्रकार के कार्य, और इस प्रकार के कार्य क्या होते हैं, आर्थिक गतिविधियों में शामिल नहीं। ठीक है, जैसे हमने पहले भी आपने एसएसटी में कहीं पढ़ा होगा कि मान लो कि जैसे ये आर्थिक गतिविधि शामिल नहीं होते, हालांकि एक तौर पे देखा जाए तो काम पूरे दिन भर का रहता है इनका, लेकिन फिर भी इनका आर्थिक, यानी मैं बात करूं तो राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में इसको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक व्यक्ति का नाम याद रखना, एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, कैरोलिन मोजर। कैरोलिन मोजर ने क्या बात कही थी? कैरोलिन मोजर, मैं समझने के लिए ले आया हूं ये चीज, मान लो कि आपको याद रही तो ठीक है। इन्होंने कहा कि जो विकासशील देश है, विकासशील देश, जैसे भारत क्या है, एक प्रकार से विकासशील देश है, विकसित नहीं है, ध्यान रखना। विकासशील देशों में महिलाओं पर, महिलाओं पर तिहिरा बोझ होता है, यानी महिलाओं को तिहिरा बोझ ढोना पड़ता है। ठीक है, किसकी बात है? ये कैरोलिन मोहजन। तीरा बोझ क्या बताया इन्होंने? इन्होंने कहा कि तीन प्रकार के बोझ कैसे होते हैं। तो इसके अनुसार मैं यहां से बात करूं तो एक तो उनका प्रजनन से संबंधित कार्य, यानी एक तो हो गया जैसे प्रजनन मूलक, एक हो गया उत्पादन एवं सामुदायिक प्रबंधन, और एक इसमें क्या हो गया, एक आपको याद रखना सामुदायिक, सेवाएं जो होती है सामुदायिक उससे संबंधित, या इसको मैं कह सकता हूं कि सामुदायिक राजनीति। ये तीन प्रकार से कार्य करती है। तीन प्रकार के कार्य में जैसे मैं बात करूं तो उन्होंने कहा प्रजनन मूलक, विकासशील देशों में एक तो महिलाओं के जो सबसे बड़ा बोझ से होता है कि सबसे पहले मान लो कि बच्चे पैदा करना, बच्चों को जनना, उनका पालन पोषण करना, ये काम उनका होता है। परिवार की देखभाल करना, पूरा कामकाज यानी घरेलू कामकाज करना, ये सारी चीजें किस में आती है? ये प्रजनन मूलक कार्यों में, यानी बच्चों का जनना, पालन पोषण करना, उनका देखभाल करना, या घरेलू कामकाज, ये सारी चीजें किस में आएगी? प्रजनन मूलक में बताई किसने? मोजर ने बताई है। ठीक है। दूसरी बात है, इसके अलावा वाला कहीं कहीं आपने ये देखो विकासशील देशों में महिलाएं इस कार्य के साथ साथ भी कृषि का कार्य भी कर लेती है, खेत का काम भी करती है, अन्य जो भी मान लो मजदूरी वगैरह होती है वो भी करते हैं। तो विकासशील देशों में महिला पर यह बोझ होता है। विकसित देशों में इस प्रकार की, यानी विकसित देशों में क्या विशेषता होती है? मानो कि प्रजनन के बाद में पालन पोषण वगैरह करने के लिए अलग से व्यक्ति रखा जाता है, कोई भी है उसके लिए, इस प्रकार से यहाँ विकासशील देशों में खुद ही करना पड़ता है सारा। ठीक है। उत्पादन एवं सामुदायिक प्रबंधन, मैनेजमेंट की बात इसमें आती है। सामुदायिक परिस्थितियों की व्यवस्था एवं रख रखाव, मैं ये कह दूं तो सामुदायिक परिस्थितियां होती है, समुदाय से संबंधित होती है, जो भी मानो कि समुदाय से जुड़ी हुई परिस्थितियां होती है, उनकी व्यवस्था करना और उनका रख रखाव करना। सामुदायिक राजनीति की बात करें तो महिलाएं देखो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, देखभाल है, इस प्रकार के कार्य किसके द्वारा, यानी शिक्षा, पढ़ाई से संबंधित, खुद को भी पढ़ना, बच्चों को भी पढ़ाना, ठीक है, ये सामुदायिक कार्य। स्वास्थ्य की देखभाल, पूरे परिवार की देखभाल करना, ये उनका क्या है? सामुदायिक कार्य है। ठीक है। इसके अलावा अच्छा, देखभाल के अलावा यही कार्य अगर सामुदायिक राजनीति की कार्य जैसे शिक्षा है, पढ़ाने का कार्य, स्वास्थ्य है, देखभाल का कार्य अगर पुरुष करते हैं तो वो किस में मानते हैं? आर्थिक की मानों की गणना में शामिल करते हैं, क्योंकि उसके बदले में पुरुषों को इसका वेतन भी दिया जाता है। बहुत कम चांस होता है, महिलाएं अक्सर वेतन भी लेती है लेकिन बहुत कम, ये कार्य बाकी बिना वेतन के भी करना पड़ता है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि पुरुषों को वेतन सबको मिल रहा है, महिलाओं को कम ये स्थिति है। तो एक जेंडर प्रकार से हम क्या कह सकते हैं? असमानताएं, या हम जेंडर के आधार पर ये विभाजन माना जाता है इसमें। ठीक है। दूसरी बात अपने लिए आती है तो हम देखते हैं जैसे कुछ शब्दार्थ है, यहां से कुछ शब्दार्थ है उनकी भी चर्चा करेंगे, और थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूं एक जेंडर रिपोर्ट की। ग्लोबल
जेंडर रिपोर्ट। और एक तो याद रखना, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। अच्छा, ये रिपोर्ट जब भी जारी की जाती है तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है? देख तो इसमें कुछ तथ्य या तत्व है जिसके आधार पर ये जारी की जाती है, यानी कुछ मुद्दे जिसके आधार पर कौन सी बातों पर इसमें नंबर दिए जाते हैं। तो इसमें देखो, एक तो होता है उत्तरजीविका, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविका, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविका। स्वास्थ्य के देश में क्या स्थिति है? ये विश्व स्तर के देशों में लगभग 146 देशों के लिए जारी की जाती है। कितने देश शामिल है इसमें? 146 देश शामिल है, इसमें शामिल है। इसके अलावा शिक्षा का स्तर क्या है, इसका भी ध्यान दिया जाता है। आर्थिक गतिविधियां जो होती है ना, जो उसमें यानी आर्थिक भागीदारी महिलाओं की क्या स्थिति है, पुरुषों की कितनी है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। आर्थिक भागीदारी। और एक चीज ये भी ध्यान देते हैं, राजनीतिक सशक्तिकरण, महिला पुरुषों की क्या स्थिति है। राजनीतिक सशक्तिकरण। इन तथ्यों के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार होती है। और उस रिपोर्ट में मैं जहां से बात करूं तो ये 2024 की बात कर रहा हूं मैं। 2024 में भारत का स्थान, भारत का स्थान रहा था 146 में से 129वां। कौन सा रहा था? 146 में से इस रिपोर्ट में। यानी ग्लोबल जेंडर विभेद, यानी जेंडर के आधार पर, यानी जो जेंडर गैप है, यानी महिला और पुरुषों के प्रति जो भेदभाव रखा जाता है, लगभग हमें 150 साल लगेंगे इसको रिपोर्ट को कवर करने में। यानी 146 नंबर पे एक देश रहता है जिसका नाम है अफगानिस्तान, जहां महिलाओं को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और भारत की मैं बात करूं तो अफगानिस्तान और भारत में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, 10-15 का अंतर रहना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। तो यहां से एक चीज सवाल ये बनता है, अच्छा इससे पहले भी कुछ स्थितियां बनी और बिगड़ी अपने पास। 2022 में जेंडर गैप की जो रिपोर्ट रही थी, जेंडर के आधार पर ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में भारत की स्थिति जो रही थी, वो रही थी 135वां स्थान। कितने में से? 146 में। ये नंबर नहीं है कि ज्यादा आ गए नंबर, कि 10 में से 10 आ गए, वो नहीं है। जितने कम आते हैं नंबर, यानी जितनी रैंक में टॉप लिस्ट में आता है कि नंबर 10 में से 10 कितने का है, कि 3 क्या है, क्लास में टॉप की है, 1 नंबर पे आएगा। क्लास में 135 नंबर पे है भारत है। कब? 2022 में। 2023 में थोड़ा सा सुधार हुआ था इसमें, और हमने रिपोर्ट में अंक ले आए थे, 127वें नंबर पे आ गए थे, ठीक है। और इसमें एक वर्तमान की स्थिति की बात करें, 2024 की रिपोर्ट है, तो हम कौन से स्थान पे है? 129वें स्थान पे। ये वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फेडरेशन के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। ये चीज नोट करना। नेक्स्ट अपने लिए बात है कुछ शब्दावली, महत्वपूर्ण तथ्यों पर, प्रमुख शब्दार्थ जिन पर आपको चर्चा करनी, होते क्या क्या है, जो अक्सर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, आते हैं यहां से। मैं यहां से बात करूं प्रमुख शब्दार्थ। एक तो देखो, पहला शब्दार्थ तो आपको याद रखना है। जैसे मैं नंबर 1 की बात करूं, पुरुषोचित शब्द है, पुरुषोचित। और इसके बारे में याद रखना है, इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं मस्कुलिनिटी। और ये दो शब्दों से बना हुआ है। दो शब्द की मैं बात करूं तो एक तो याद रखना है
मस्कुलिनस, और एक शब्द से बना हुआ है जिसको हम कह सकते हैं मस्कुलस। ठीक है। अब इसका अर्थ होता है पुरुष व्यक्ति। अर्थ क्या होता है इसका? पुरुष व्यक्ति। और इसका अर्थ होता है पुरुष। यानी मैं इसके गुणों की या लक्षणों की बात करूं तो इसमें लक्षण होते हैं, जैसे मान लो कि हम इसके लक्षण की बात करें तो इसमें लक्षण आ जाएंगे। एक पुरुष में कौन से लक्षण होना चाहिए? बहादुरी होने, मजबूती होने, बल होना चाहिए, सुचित गुण हो इसमें, हिम्मत होनी चाहिए, मर्दानगी होने चाहिए, ऐसे शब्द होते हैं। जैसे मैं बात कर लूं बहादुरी, बल, पुरुषों की तरह, पुरुषोचित, ये आपके धार्मिक नाटकों में बहुत मिलेगा। पुरुषोचित, हिम्मत, इसको हम बोल सकते हैं मर्दानगी। ये ऐसे इसके लक्षण होते हैं। अक्सर इन लक्षणों को हमें देखने को मिलता है, जैसे अधिकांश हम, जैसे हम कह सकते हैं कोई शारीरिक गठन है, मजबूती है, ताकत है, विकास की ओर ध्यान केंद्रित है, इस प्रकार के हम का प्रयोग कर सकते हैं कि यानी शारीरिक गठन है, मजबूत होना, उसमें बल होना चाहिए, विकास की ओर उसका ध्यान केंद्रित, केंद्रित, इस प्रकार की विचारें, इस प्रकार की बातें किस में आती है? वो इसमें यानी एक पुरुषोचित व्यक्ति होता है, उसमें बातें इस शामिल की जाती है। ठीक है। एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं हम स्त्रियोचित बात, इससे जुड़ा हुआ एक शब्द है जिस पर हमने चर्चा की। स्त्रियोचित की बात करें तो इसके गुण क्या होना चाहिए? आपने स्त्री के गुण किस प्रकार के होने चाहिए इसकी बात करता है। ये महिलाओं से जुड़े हैं। एक तो बात क्या नोट करनी है, महिलाओं से जुड़े। अब जरूर नहीं है, लड़कों में भी इस प्रकार के गुण हो सकते हैं, लड़कियों में इस प्रकार के गुण हो सकते हैं। तो लड़कियों अगर लड़कों की तरह व्यवहार करती है तो उनको पुरुषोचित कहा जाता है, और लड़के अगर लड़कियों की तरह व्यवहार करते हैं तो उनको स्त्रियोचित कहा जा सकता है। ठीक है। महिलाओं के गुण, महिलाओं की विशेषताएं, व्यवहार महिलाओं की तरह, महिलाओं की तरह व्यवहार करना, वेशभूषा, वेशभूषा, इसी में हम कह सकते हैं शारीरिक बनावट। अरे प्रकृति थोड़ी कहती है कि महिलाओं को लंबे बाल रखने चाहिए, पुरुषों को छोटे बाल रखने चाहिए, प्रकृति थोड़ी कहती है। ठीक है। ये सारी चीजें हम समाज ने तय की है। इसको बोल सकते हैं अभिलक्षण, या उनके बात करने का, मुद्राओं का, अभिलक्षणों, मुद्राओं के सांस्कृतिक रूप से निर्मित। ठीक है। महिलाओं के गुण है, महिलाओं की विशेषताएं हैं, व्यवहार है, वेशभूषा है, शारीरिक बनावट है, या उनके जो लक्षण है, मुद्राएं हैं, हाव भाव भंगिमाएं जिसको बोलते हैं वो है, पहनावा है। ठीक है। इसके आधार पर अब पुरुषों को अगर मान लो कि बात करने का तरीका, लहजा, कपड़े वगैरह पहनने का तरीका, गुण वगैरह अगर लड़कियों के समान है, महिलाओं के समान है, तो उस प्रकार के यानी उस वो किस किस रूप में ले सकते हैं उसको, ले सकते हैं स्त्रियोचित गुण, यानी जेंडर के आधार पर उसको स्त्रियोचित में लिया जा सकता है। ठीक है। और जैसे मैंने एक चीज बताई थी कि इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक पॉइंट आप नोट रख सकते हो, याद रख सकते हो, कौन सा?
पॉइंट ये नोट करना है, वही बात सिमोन दे बाउवार, मैं लिखा नहीं था शायद, इसको लिख दूं मैं। व्यक्ति का नाम याद रखना है, सिमोन दे बाउवार। सिमोन दे बाउवार क्या कहती है? स्त्रियां पैदा नहीं होती, बल्कि बनाई जाती है। स्त्रियों को बाद में बनाया जाता है कि आप स्त्री हो और आप में ये गुण होना चाहिए। किसने कहा था? सिमोन दे बाउवार ने कहा था। ठीक है। एक जूडिथ बटलर नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि अभिनय यानी प्रदर्शन के बार बार किए जाने वाले कार्य स्त्रीत्व का भ्रम पैदा करते हैं। यानी एक स्त्री होने का अभिनय करना, स्त्री होने का व्यवहार करना, बार बार ये जो भ्रम पैदा करते हैं वही स्त्रियोचित है। ये किसने कहा था? तो ये बटलर ने कहा था। ठीक है, ये सिंपल बात है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। एक शब्द जैसे मैं बात करूं तो जेंडर की कुछ असमानताओं की बात आती है, जैसे स्त्रियोचित और पुरुषोचित में हमने बात की थी। तो हमें एक चीज नोट करना है कि इसमें हमने क्या, एक तो देखा होगा कि भारत, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में एक चीज नोट करना कि लिंगानुपात की क्या स्थिति है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो आज तक हम 1000 क्रॉस नहीं कर पाए। सवाल यह है कि 1000 में 243 943 ही महिलाएं हैं। राजस्थान की बात करें तो लिंगानुपात क्या है? 1000 में 928। ठीक है, तो इस आधार पे ये क्या है, जेंडर की असमानता है या नहीं है? अच्छा, साक्षरता दर की बात कर लो। साक्षरता दर, अब तक हम बात करें तो महिलाओं का साक्षरता दर पुरुषों के ऊपर जा ही नहीं पाया। महिलाओं का हमेशा कम क्यों रहता है? समाज में ये कम रहने के पीछे रीजन क्या है? तो यही है जेंडर विभेद। समाज इस प्रकार की संस्कृति, इस प्रकार की इजाजत हमें नहीं देता, ये परिवर्तन नहीं देता। आपने ज्योग्राफी में ये चीज अच्छे से पढ़ते हो कि मान लो कि लिंगानुपात भारत का 1951 में क्या था और वर्तमान में क्या है, 2011 के अनुसार क्या है, किस आधार पर ये सारी चीजें पढ़ते हैं। शिशु लिंगानुपात क्या स्थिति रही, ये जेंडर विभेद है। साक्षरता दर की बात करें तो ये जेंडर विभेद है। अच्छा, अर्थव्यवस्था में योगदान की बात करें तो अर्थव्यवस्था में योगदान की जहां बात आती है तो महिलाओं के, अगर मैं बात करूं तो महिलाओं का 18% योगदान है और पुरुषों का 82% योगदान है। इसका मतलब महिलाओं का अर्थव्यवस्था में कोई योगदान ही नहीं, नहीं के बराबर है। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, जेंडर भेद को बताती है। एक शब्द आपको याद रखना है, जैसे मैंने बात की, नंबर 3 पे बात कर लो। ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, पितृसत्ता। पितृसत्ता एक तरह से हम बात करें तो स्त्रियों के लिए एक, यानी पिता के शासन के रूप में परिभाषित करना इसको बोल सकते हैं हम। पिता के शासन के रूप में परिभाषित करना। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर इस प्रकार का पितृसत्तात्मक शासन व्यवस्था है, इसका मतलब महिलाओं के अधिकारों का क्या हो रहा है, यहां पर हनन हो रहा है। महिलाओं का अधिकार, अच्छा, इस ऐसी कंडीशन में क्या होता है, महिला हिंसा को एक तो बढ़ावा मिलता है, महिला हिंसा को बढ़ावा मिलता है। और क्या होता है, इसमें महिलाओं को अवसर नहीं मिल पाते, बराबर शासन करने का या अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर नहीं मिल पाता है। लड़कों को इसमें, लड़कियों को अवसर नहीं मिल पाता है, लड़कों को इसमें अवसर मिलता है। लड़कों ये कहा जाता है कि तू तो उत्तराधिकारी बनेगा, आगे सत्ता संभालेगा। इसका मतलब लड़कियों के अधिकार इसमें क्या होते हैं, लड़कियों के इसमें किसी प्रकार के अधिकारों के उनके अवहेलना होती है, उनको बराबर या समान अवसर इसमें नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी माइंड में याद रखनी है। नंबर 4 पे जैसे मैं बात कर लूं तो अपने बात आ जाएगी जेंडर रूढ़ प्रारूप। जेंडर रूढ़ प्रारूप, ये पॉइंट थोड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखना है इसमें। इसको बोलते हैं
स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग या जेंडर रूढ़ प्रारूप क्या होता है? इसमें क्या होता है कि स्त्रियों का अधिकार क्या है, वो स्त्रियों का अधिकार वो काम करे, पुरुषों का अधिकार क्या, पुरुष अपने अधिकारों से काम करे। मैं एक चीज बात करूं, जैसे मैं लिख दूं महिला, मैं अगर इसमें लिख दूं पुरुष, तो आपके मन में ये विचार ऑटोमेटिक आ जाते हैं। कैसे? कि महिलाएं तो भावुक होती है, पुरुष पुरुष तार्किक होते हैं, कोई भावनाएं नहीं होती उसमें। महिलाएं असक्षम होती है हर प्रकार के कार्य करने में, पुरुष से सक्षम होते हैं। अच्छा, महिलाएं हमेशा क्या होती है, महिलाएं कभी भी नेतृत्व नहीं करती, महिलाएं फॉलो करती है हमेशा। ये विचार अपने आप मन में आ जाते हैं इसमें। ठीक है, जैसे पुरुष नेता, महिलाएं समर्थक होती है, इस प्रकार के। अच्छा, पुरुष क्या होते हैं, मुखर होते हैं, बोली में हर चीज बोल देते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो मान लो कि महिलाएं जो होती है वो मुखर नहीं होती है, यानी भयग्रस्त होती है। ठीक है, बहादुर महिलाएं मृदभाषी होती है, बहादुर होते हैं लड़के से बहादुर, और मुखर का हो गया मृदुभाषी, यानी मीठी वाणी। अच्छा, ये महिलाएं, अगर पुरुष बहादुर होते हैं तो महिलाएं क्या होती है, भयग्रस्त होते हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे रूढ़ हो गए, यानी ऐसी शब्दावली जो मानसिकता पे कैच कर रखी है, और मानसिकता सेट है ऑटोमेटिक। महिला का नाम आते ही क्या, तो कभी नेतृत्व तो कर ही नहीं सकती, कर रही नहीं वर्तमान महिलाएं, कैसे कर पा रही है? ठीक है, सक्षम क्यों नहीं होती, हर काम कर रही है, खेलों में देखो आप, शिक्षा में देखो, राजनीति में देखो, हर जगह महिलाएं इस प्रकार। इन रूढ़ शब्दों को हम धीरे धीरे क्या हो रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैं बात करूं, तो अगला पॉइंट ले लो अपने, नंबर 5 पे बात कर लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट है। नारीवाद। नारीवाद एक आंदोलन है, ध्यान रखना। ये नारीवाद आंदोलन इसलिए होता है कि महिलाओं की परिस्थिति पुरुषों के समान क्यों नहीं है। किस बात को लेकर लड़ते हैं नारीवाद वाले? ये महिलाओं की हीन परिस्थिति पर सवाल खड़े करते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या है, समान क्यों नहीं है। और इनका जो मुख्य रूप से बात करते हैं, तो इनके मुख्य उद्देश्य एक ही है कि महिलाओं और पुरुषों की समान परिस्थिति होनी चाहिए। महिलाओं और महिला और पुरुषों की एक समान परिस्थिति हो, बस यही इनका टारगेट और यही इनका मुख्य उद्देश्य है, जिस पर काम कर रहे हैं। ऊपर दे रखा है ना इस बात का, अगली बात का हमने क्या कर रखा है, नारीवाद। नारीवाद एक याद रखना, नारीवाद एक आंदोलन है। नारी शब्द से आप जानते हो, वाद का मतलब एक चिंतन, एक विचार है। और ये इनका मुख्य उद्देश्य है कि सवाल खड़े करते हैं सरकार से कि महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समान क्यों नहीं। आपने देखा, वो मजदूरी करने जाते हैं, महिलाओं को कम पैसे देने का विचार किया जाता है, महिलाएं कमजोर होती है, महिलाएं इस प्रकार के कमजोर होती है, पुरुष बहादुर होते हैं, ये सारी चीजें उसमें सवाल खड़े किए जाते हैं। ये नारीवाद आंदोलन के माध्यम से क्या करते हैं, सवाल खड़े करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जेंडर आधारित हिंसा। जेंडर आधारित जेंडर आधारित हिंसा हिंसा में क्या याद रखना है कि किसी व्यक्ति को लिंग के या जेंडर के आधार पर महिला और पुरुष होने की स्थिति में उस पर किसी प्रकार से हिंसा करना। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करके की गई हिंसा का, यानी भेदभाव के पूर्ण तरीके से की गई हिंसा का अनुभव क्या होता है, जेंडर आधारित हिंसा। यानी भेदभाव पूर्ण तरीके से हिंसा किसी भी व्यक्ति का हो सकता है इसमें। किसी व्यक्ति के साथ भेदभावपूर्ण हिंसा किसमें आ जाएगी,
जेंडर आधारित हिंसा। महिला है, जैसे महिला है, पुरुष। आपने ये चीज जरूर देखी होगी कि मान लो कि कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति ने, चाहे लड़की ने लड़के को छेड़ा हो या लड़की ने लड़के को छेड़ा हो, लड़के या लड़के ने लड़की को छेड़ा, जो भी है, समाज वाले पीटते किसको? लड़के को ही पीटते। ये क्या है? जेंडर आधारित। यानी तू पुरुष है, तू गलती करेगा, लड़की है गलती नहीं करेगी। समाज ने पहले से ये बातें फिक्स कर रखी है कि लड़कियां गलती बहुत कम करती है तो भी उनकी गलतियां नहीं होती है। ठीक है, तो ये विचारधारा भी इसके अकॉर्डिंग याद रखना है कि ये जेंडर आधारित हिंसा। मानो कि जैसे मानो कि लड़ाई हुई, लड़के लड़के में लड़ाई हुई, पीटेंगे किसको? लड़के को। लड़कियां लड़ती नहीं है, कम लड़ती है। अब तो थोड़ा हाईटेक जमाना आ गया है, तो इसमें लड़ाई थोड़ी बहुत कर ली जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे व्यक्ति के लिंग, जो हिंसा होती है उसमें कौन सी चीजों को आधार पर होती है? जैसे लिंग के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, योग्यता के आधार पर, या धर्म के आधार पर। इस आधार पर अगर किसी के साथ में भेदभाव किया जाता है, स्थिति परक, स्थिति परक जो भेदभाव, इस प्रकार के जो भेदभाव होते हैं ना, वो सारे किस में आ जाएंगे? जेंडर आधारित विभेद में आ जाएंगे। ठीक है, एक चीज, एक दो पॉइंट और है। जैसे 7 नंबर पे मैं जैसे ले लूं, आपने देखा होगा अक्सर तौर पे सशक्तिकरण। सशक्तिकरण में याद रखना है कि जरूर नहीं महिला सशक्तिकरण भी हो, पुरुषों का भी सशक्तिकरण होना चाहिए। ठीक है, सशक्तिकरण। अच्छा, सशक्तिकरण का मतलब ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे कोई लड़की है, लड़का है, पुरुष है, व्यक्ति है, वो अपने दम पर कोई काम कर लेता है, अपने दम पर किसी प्रकार के रोजगार की शुरुआत कर लेता है, अपने दम पर ये कार्य कर रहा है। यानी अपने महिला पुरुष अपने अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। महिला और पुरुष सशक्तिकरण का मतलब ये होता है कि अपने अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे स्वयं की कार्य सूची खुद बना लेना, जैसे किसी भी क्षेत्र में कौशल हासिल करना, स्किल जिसको बोलते हैं, हासिल करना। ठीक है, आत्मविश्वास प्राप्त करना, समस्याओं का समाधान करते हैं तथा आत्मविश्वास का विकास करते हैं। ये सारी चीजें किस में आ जाएगी? सशक्तिकरण। अपने अपने जीवन पर नियंत्रण रखना किस में आ जाएगा? सशक्तिकरण। बात इस हो जाएगी। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये है अपने जेंडरीकरण, यह है जेंडर बोध या जेंडर अवेयरनेस। ये महत्वपूर्ण एक अलग से नया रीट में जोड़ा हुआ टॉपिक था। क्लास अच्छी अवश्य। आज के लिए जय हिंद।